नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर चैनल। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। आज की कहानी है आरव और रिया की, जो भोपाल के कोलार इलाके से ऊटी हनीमून मनाने जा रहे थे। लेकिन उनका ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव सिंह राठौर है और मैं भोपाल के कोलार का रहने वाला हूं। वैसे आप लोगों ने भी एक बात नोटिस की होगी कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाती हैं। इनमें कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं तो कुछ बुरी घटनाएं, जिन्हें हम कभी भूलकर भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम उन्हें भूल नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी हुई थी, जिसे भुलाने की मैंने आज तक लाख कोशिश कर ली, लेकिन मैं उस भयानक घटना को आज तक भी नहीं भूल पाया हूं। और जब भी उसे याद करता हूं तो एक पल के लिए घबरा जाता हूं। और आज मैं उसी भयानक घटना की आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आया हूं। दरअसल मैं भोपाल के कोलार में अपनी पत्नी रिया के साथ रहता हूं। मैं वहीं एक कंपनी में जॉब करता हूं। आज अपने साथ और अपनी पत्नी के साथ घटी हुई जिस घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरी और रिया की शादी हुई थी। और ऐसे में हम शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए ऊटी जाना चाहते थे। तो हमने ऊटी जाने का ही प्लान बनाया और अपनी जो गाड़ी थी उससे ही अगले दिन सुबह ही ऊटी जाने के लिए रवाना हो गए। उस वक्त रिया के साथ सफर मुझे काफी सुहावना लग रहा था। एक दूजे से बातें करते हुए, जिंदगी के सपने सजाते हुए हम रास्ते का वो सफर तय कर रहे थे। वैसे कई जगह रुककर हमने चाय नाश्ता किया, कुछ देर आराम किया और इसी तरह हम सफर करते हुए जा रहे थे। एक दूजे के साथ कब वक्त गुजर रहा था हमें पता ही नहीं चल रहा था। हमारे इस सफर को हम यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सफर हमारे लिए यादगार तो बनेगा, लेकिन बुरी यादों के साथ। उस वक्त इन सबसे अनजान हम दोनों एक दूसरे के साथ सफर कर रहे थे। धीरे धीरे रात होने को आई थी, चारों तरफ अंधेरा घिराया था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये देखकर हम दोनों परेशान हो गए और मुझे गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि तेज हवा और बारिश की वजह से मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहा था। अब हमें किसी ऐसे होटल की तलाश थी जहां पर हम रुक सकें, क्योंकि ऊटी का सफर अभी काफी लंबा था। वहां पहुंचने में हमें काफी समय लगता और ऐसे में मौसम खराब होने पर वहां जाना भी ठीक नहीं था। इसलिए कहीं रास्ते में ही रुक जाएं, ये सोचकर किसी होटल को ढूंढ रहे थे। उस समय हम किसी सिटी में सफर ना करके सुनसान सड़क पर सफर कर रहे थे। ऐसे में हमने टाइम देखा तो रात के 8:30 बजने को आए थे और सड़क के आसपास नजर दबाई तो सुनसान रास्ता था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस सड़क के दोनों साइड लाइटें जल रही थीं। ऐसे में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक हमें कुछ रोशनी सी दिखाई दी। हम आगे बढ़ते रहे तो वो रोशनी जैसे ही करीब आई तो हमने वहां पर गाड़ी को थोड़ा रोक कर देखा और उधर लगी हुई नेम प्लेट देखकर समझ में आ गया कि वो होटल है। उसका नाम था सिल्वर शैडो होटल। ये देखकर मेरे और रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम दोनों बहुत थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। वैसे भी इस आंधी और तूफान में ज्यादा सफर भी तय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें खतरा हो सकता था। ऐसे में हमने वहीं रुकने का फैसला किया। हमने गाड़ी को वहीं पार्क में खड़ा किया और अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही हम होटल के अंदर जाते, अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें जोर से धक्का देकर वहां से भागते हुए निकल गया हो। ये एहसास होते ही हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तो फिर हमने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही गेट के अंदर जाने लगे तो वहां पर खड़े हुए गार्ड ने हमें सलाम किया। ये देखकर हमने उसकी तरफ देखा तो वो अजीब तरीके से आंखें फाड़ फाड़ कर हमारी तरफ देख रहा था। उसका इस तरह हमें देखना और घूरना हमें कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी हम अंदर चले गए। अब अंदर जाकर देखा कि वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ होटल स्टाफ को छोड़कर और लोग वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से पूरा होटल सुनसान लग रहा था। वैसे होटल देखने में काफी खूबसूरत, आलीशान और काफी बड़ा था। ऐसे में ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि इतना आलीशान होटल है और यहाँ पर लोग नहीं है, ये कैसे। लेकिन फिर सोचा कि खराब मौसम है और ये होटल शहर से काफी दूर है, सुनसान इलाके में है, ऐसे में शायद लोग कम आते होंगे, इसलिए इस बात पर भी हमने ध्यान नहीं दिया। तभी मैं और रिया सामने ही रिसेप्शन पर जाकर हमारे लिए एक स्वीट रूम बुक करने के लिए कहा। यह सुनकर उस लड़की ने हमारी तरफ घूर कर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। वो हमारी तरफ देखते हुए बोली, आपका हमारे होटल में वेलकम है सर। आपको यहाँ पर एक हनीमून स्वीट रूम मिल जाएगा, क्योंकि हमें लगता है आप दोनों यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। ये सुनकर मैंने और रिया ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। फिर सोचा कि शायद हमें देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया होगा। वैसे भी इस तरफ अधिकतर ऐसे ही जोड़े आते हैं।
ये सोचकर मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू। तभी वो लड़की बोली, सर हमारे यहाँ पर आपको हर सुविधा मिलेगी, लेकिन रात के 10 बजे के बाद अगर आप अपने रूम में से ना निकले तो बेहतर है, और खास करके जो पीछे गार्डन की तरफ बालकनी है उसे मत खोलना, वरना अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना। वो लड़की हमारी तरफ घूरते हुए बोली। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर मुझे और रिया दोनों को हैरानी हुई, और मैं रिया की तरफ देखा जो मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। तभी मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? ये सुनकर हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए वो लड़की बोली, अपनी एंट्री इसमें दर्ज कर दीजिए सर। ये कहते हुए उसने हमारे सामने एक रजिस्टर रख दिया और हमारे हाथ में पेन दे दिया। ये सुनकर मैं बोला, ओके। ये कहते हुए मैंने उसमें अपनी और रिया की एंट्री की और फिर रिया का हाथ पकड़कर बोला, चलो। ये कहकर हम अपने रूम की तरफ जाने लगे तो देखा कि वहां पर जितना भी स्टाफ था वो हमें घूर कर देख रहा था। सबकी नजरें हमारे ऊपर थी। ये देखकर हमें अजीब लगा, और जैसे ही हमने उनकी तरफ देखा तो वो लोग वहां से जल्दी जल्दी में कहीं चले गए। फिर मैं और रिया अपने रूम के पास आए और मैंने जैसे ही रूम का गेट खोलने की कोशिश की तो चाबी ठीक से नहीं लग रही थी। ये देखकर मैंने काफी कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला। ऐसे में मैं रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया तुम यहीं रुको, मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं वहां से चला गया, और कुछ देर बाद जब दूसरी चाबी लेकर आया तो मैंने देखा कि रिया नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और काफी घबराई हुई थी। ये देखकर मैंने भागकर उसे उठाया और बोला, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? ये सुनकर रिया घबराते हुए बोली, पता नहीं, किसी ने मुझे पीछे से जोरदार धक्का दिया था और ऐसा लगा था जैसे कोई मेरे बगल में से भागते हुए निकल गया हो, लेकिन चारों तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया था। आरव, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, कोई तो है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जो हमें देख रहा है। ये सुनकर मैंने चारों तरफ देखा और कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है और तुम घबराओ मत, सब ठीक है। अब मेरी बात सुनकर रिया घबराते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो आखिर मुझे धक्का किसने दिया था? ये सुनकर मैं बोला, कोई बात नहीं, चलो उठो। ये कहकर मैंने उसे सहारा देकर उठाया और जैसे ही रूम का लॉक खोलने की कोशिश की तो लॉक खुल गया। गेट खोलकर हम रूम के अंदर आ गए। वहां आकर हमने देखा कि काफी खूबसूरत और बड़ा रूम था और खास करके उसे चारों तरफ फूलों से सजाया हुआ था। गुलाब की खुशबू उसमें महक रही थी। सामने जो डबल बेड था वो भी फूलों से सजा हुआ था। सच में बहुत खूबसूरत रूम था। ये देखकर मैं रिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ये तो काफी अच्छा रूम है। ये सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सच में ये तो बहुत अच्छा रूम है। अभी हम दोनों खड़े यही बातें कर रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे रूम के सामने से भागते हुए गुजर गया हो। ये एहसास होते ही हमने बाहर की तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया और हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने अपना सामान रखा और फिर रिया की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए मैं उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार हमारे 6 साल के रिलेशनशिप के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो ही गए। और देखो, हमने सोचा था कि हम दोनों अपने हनीमून के लिए ऊटी या गोवा जाएंगे और हम यहाँ आ गए। कल सुबह ऊटी के लिए निकल जाएंगे, लेकिन ये रात भी हमारी काफी यादगार होगी। वैसे अगली बार जैसे ही हमारे पास फ्री टाइम होगा हम गोवा चलेंगे। ये सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। अब मैं उसे अपने करीब खींचकर जैसे ही उसके फॉरहेड पर किस किया। ये देखकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, आप रुकिए, मैं अभी आई। ये कहकर बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे अकेले जा रही हो क्या? मुझे भी तो साथ ले चलो। जैसे ही मैं ये कह रहा था तो अचानक पीछे मुझे एक ऐसी आवाज आई जैसे मेरी तरह कोई डरा। फिर सोचा शायद ये हमारे मन का भ्रम है, ये कमरे के बाहर से या दूसरे कमरों से आवाज आ रही होगी और हमें ऐसा ही लगा होगा। ये सोचकर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी हमने जो खाना ऑर्डर दिया था वो आ गया था और वेटर ने जैसे ही गेट खटखटाया तो मैंने गेट खोला तो देखा वो वेटर हमारी तरफ घूरते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे अजीब लगा कि इस होटल का पूरा स्टाफ इसी तरह का है क्या? हर कोई ऐसे ही देख रहा है? उस वक्त वो वेटर लगातार देखे जा रहा था तो मैं उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, क्या भाई, क्या हुआ? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे खाने का प्लान है? ये सुनकर वेटर गुस्से में कुछ नहीं बोला तो मैंने भी उससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और खाना ले लिया। अब हमें खाना देकर वो वेटर वहां से हमें घूरते हुए चला गया, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और खाना लेकर रिया के साथ खाना खाने लग गया। अब जैसे ही हम दोनों ने पहला निवाला मुंह में दिया तो वो निवाला हमें काफी अजीब सा लगा। उसका टेस्ट काफी अजीब था, कुछ सड़ा गला जैसा महसूस हुआ। ये महसूस होते ही मैंने और रिया ने बाथरूम में जाकर तुरंत उल्टी कर दी। तभी रिया मेरी तरफ देखते हुए बोली, कितना बेकार खाना था, ऐसा लगता है जैसे बासी था। ये सुनकर मैं बोला, हाँ मैं इस बारे में अभी शिकायत करता हूं। ये सुनकर रिया बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने रास्ते से हमारे लिए खाना पैक करवाया था ना। ये सोचकर कि अगर आगे कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा तो हम खाना तो खा कर सकते हैं, वो रखा है। ये कहकर उसने वो खाना निकाला और हम दोनों खाना खाने लग गए।
वहीं जो खाना वेटर देकर गया था उसे खाने को हमने एक तरफ रख दिया और हम दोनों अपने साथ जो खाना लाए थे उसे खा रहे थे। तभी हमें भयंकर बदबू का एहसास हुआ। हमने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक ना जाने कहां बदबू गायब हो गई। इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना हमने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। अब मैंने रिया को जैसे ही अपनी बाहों में भरना चाहा, वैसे ही मेरी नजर सामने लगे हुए शीशे की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उस शीशे में एक बड़ी ही डरावनी औरत मुझे दिखाई दे रही थी, जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसका पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे तेजाब से जला हुआ हो, जिसकी वजह से चेहरे पर जली हुई खाल लटक रही थी। बड़ी ही भयानक उसकी आंखें थी। उसकी वो झलक देखकर मैं घबराते हुए बोला, ये कौन है? ये सुनकर मेरी तरफ देखकर रिया हैरानी से बोली, क्या हुआ? ये कहते हुए उसने भी उस शीशे की तरफ देखा। जब मैंने फिर से उस आईने की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। ऐसे में मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से मुझे मन का भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रिया को अपने करीब खींच लिया। तभी मेरे मोबाइल की रिंग मुझे सुनाई दी। ये सुनकर मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला तो देखा मेरे एक दोस्त का इंपॉर्टेंट कॉल था। ऐसे में मैंने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया एक मिनट। ये कहते हुए मैंने कॉल उठाया लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे में मैं बातें करते हुए बालकनी की तरफ गया। उस वक्त मैं भूल गया था कि मुझसे मना किया गया था कि मैं भूलकर भी बालकनी का दरवाजा ना खोलूं, और वैसे भी मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। ऐसे में उस वक्त मेरे कॉल की ठीक तरह से आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बालकनी का पर्दा हटाया और मुझे बालकनी के शीशे के गेट से गार्डन दिखाई दे गया। तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जब मैंने बालकनी का दरवाजा खोला तो अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत तेज हवा का झोंका अंदर की तरफ आया था। वो झोंका इतना तेज था कि एक बार तो मैं लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बच गया। फिर सोचने लगा कि आखिर इतनी तेज हवा, बाहर मौसम अब भी ठीक नहीं है क्या? ये सोचते हुए बाहर की तरफ देखा, लेकिन पहले की बजाय अब बाहर मौसम ठीक था। धीमे धीमे ठंडी हवा चल रही थी और बरसात भी अब रुक गई थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मेरा दोस्त बार बार कॉल पर हेलो हेलो बोले जा रहा था। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज करके मैं बालकनी में खड़ा होकर बातें करने लगा। वैसे हमारा रूम चौथे माले पर था और बालकनी पीछे की तरफ थी। ऐसे में बालकनी के जस्ट नीचे गार्डन था और मैं बालकनी में खड़े होकर बात कर रहा था। ऐसे में मुझे गार्डन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस वक्त बातें करते हुए मैं गार्डन की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी मुझे गार्डन में एक लड़की नजर आई जो अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन इतना तो मैं समझ गया था कि वो लाल कलर की साड़ी पहने हुए थी, उसके काफी लंबे बाल थे और गार्डन में वो टहल रही थी। ये देखकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वो लड़की मेरी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाकर मुझसे हाय बोलने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये लड़की मुझसे हाय क्यों बोल रही है, लेकिन वो लड़की बार बार जब मेरी तरफ हाथ हिलाकर हाय बोल रही थी तो मैंने भी उसकी तरफ अपना हाथ हिलाकर हाय बोला। तो अचानक वो लड़की जाने कहां चली गई ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इस बात में ज्यादा ध्यान दिए बिना मैंने थोड़ी देर अपने दोस्त से बात की और कॉल काटकर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो देखा वो लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उस वक्त वो देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अजीब तरह से मेरी तरफ मुस्कुराई जा रही थी। ये देखकर मैं बोला, तुम कौन हो? ये सुनकर वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपने ही तो मुझे अभी बुलाया था, तो इस तरह हैरान क्यों हो रहे हो? जैसे ही उसने ये बोला तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले ही एक साथ कहीं लोग इस बात को बोल रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरानी के साथ हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कब बुलाया था तुम्हें, और तुम आखिर हो कौन? ये सुनकर वो लड़की फिर से मेरी बातों का कुछ जवाब देती उससे पहले रिया वहां पर आई और बोली, क्या हुआ रव, कौन है? ये सुनकर मैंने उस तरफ देखा जहां वो लड़की खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो वो लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी थी तो अचानक कहां चली गई? अगर कमरे में जाती तो मुझे नजर आती, बालकनी से सीधा जा नहीं सकती थी क्योंकि बालकनी चौथे माले पर थी, उतरना इतना आसान भी नहीं था। तो फिर वो कहां चली गई? ये सोचते हुए मेरा सिर चकराने लगा। अब मुझे परेशान देखकर रिया बोली, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अभी एक लड़की थी ना यहाँ पर। ये सुनकर रिया हैरानी से बोली, लड़की? कौन लड़की? अब मैं हैरानी से बोला, अभी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, पता नहीं अचानक कहां चली गई। मेरी ऐसी बात सुनकर रिया मेरी तरफ देखकर बोली, आरव तुम्हें काफी थकान हो गई है जिस वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और कोई लड़की यहाँ भला कैसे आ सकती है? रूम का गेट अंदर से लॉक है, और वैसे भी कोई लड़की अगर रूम में आती तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रिया मेरी तरफ देखकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? कोई क्या बात है, बताओ मुझे। ये सुनकर मैं बोला, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर जैसे ही मैं अंदर आने लगा तो ऐसा लगा जैसे कोई एक हवा का झोंका पीछे मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा हो। अब मैंने पीछे की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं था, और मैं रिया के साथ अंदर आ गया और मैंने बालकनी का गेट अच्छे से बंद किया। जब मैं बालकनी का गेट बंद कर रहा था तो मेरी नजर फिर गार्डन में गई और वही लड़की फिर से मुझे गार्डन में खड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। तभी अचानक न जाने वो लड़की कहां चली गई। तो ये देखकर मैं सोचने लगा, शायद मेरे मन का भ्रम है
ये सोच रहा था तभी रिया बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैं बोला, कुछ नहीं, और बालकनी का गेट बंद कर दिया। तभी रिया बेड पर बैठते हुए बोली, वो जग में पानी खत्म हो गया है और मुझे प्यास लग रही है। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे तुम ध्यान मत दो इस बात पर, चलो पानी पियो, तुम्हें प्यास लगी थी ना। अब रिया ने ग्लास में पानी लिया और जैसे ही पीने लगी तो ग्लास एक तरफ फेंक दिया और जो पानी पिया था उसकी वहीं पर उल्टी कर दी। ये देखकर मैं बोला, क्या हुआ? तो रिया बोली, इस पानी का टेस्ट कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ों का पानी है, बदबू भी आ रही है। वो ग्लास की तरफ देखते हुए बोली। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, क्या? और मैंने तुरंत ग्लास लेकर जैसे ही पानी टेस्ट किया तो मुझे पानी ठीक लगा। तो मैं रिया की तरफ देखते हुए बोला, पानी तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर रिया ने फिर पानी टेस्ट किया और बोली, हाँ ठीक लग रहा है, वैसे कुछ देर पहले तो बड़ा ही अजीब सा टेस्ट आया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी बदबू और कीड़ों वाला पानी है। मैंने कहा, कोई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तभी रिया बोली, एक मिनट, मैं बाथरूम से आई। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई। मैं बेड पर बैठकर ड्रिंक करने लगा, क्योंकि मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेता था और रिया को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। यहां तक कि रिया खुद मेरे साथ कभी कभी बैठकर ड्रिंक करती थी। कुछ देर बाद रिया जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो उसके पीछे पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत मुझे आती हुई दिखाई दी, जो कुछ देर पहले काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता जा रहा था और धीरे धीरे वो काफी भयानक हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल रंग की थीं और बड़े ही भयानक काले रंग के लंबे दांत थे। चेहरा तो काफी भयानक लग रहा था, बाल भी काफी उलझे हुए थे, हाथ पैरों की त्वचा सिकड़ी हुई और जली हुई थी, नाखून काफी लंबे थे और जो सबसे ज्यादा डरावना था वो उसका चेहरा था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे तेजाब से जलाया गया हो। ऐसे में वो औरत नहीं, एक तरह से वो पूरी चुड़ैल थी। वो रिया के पीछे आ रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि कहीं वो रिया को कोई चोट ना पहुंचा दे। ये देखकर मैं घबराते हुए बोला, रिया तुम्हारे पीछे। ये सुनकर रिया ने कुछ समझ नहीं पाया और हैरानी से बोली, क्या हुआ? तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल रिया की ओर बढ़ी, लेकिन रिया को कोई तकलीफ पहुंचाए बिना जैसे उसके अंदर ही चली गई हो। ये देखकर मैं अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन अब चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी आंखों के सामने रिया ही मुझे दिखाई दे रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि शायद आज कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से थोड़ा नशा है। ऐसे में दिल और दिमाग में कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है, बेवजह का भ्रम हो रहा है। ये सोचकर उस चुड़ैल के देखने और रिया के शरीर में प्रवेश करने की बात को मैंने अपने मन का भ्रम समझ लिया। वहीं उस चुड़ैल के रिया के अंदर प्रवेश करते ही रिया के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो मेरी तरफ घूरते हुए देखने लगी और फिर पास में रखी हुई ड्रिंक की शराब की बोतल उठाकर एक ही सांस में उसे पूरा पी लिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि बिना सोडा या पानी मिलाए रिया एक सांस में सारी शराब पी गई थी। तभी रिया फिर मेरे पास आई और मुझे बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और खुद मेरे सीने पर अपना चेहरा रखकर मेरी आंखों में देखने लगी और फिर अचानक मुझ पर टूट पड़ी और मुझे बेतहाशा किस करने लगी। ये देखकर मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सोचने लगा कि अभी जो कुछ मैंने देखा था वो लाल साड़ी पहने हुए औरत मेरे मन का भ्रम था और कुछ नहीं। इसीलिए मैं रिया को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक लग रही हो। ये सुनकर मुझे एक भयानक डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज काफी भारी है और एक साथ कई लोग बोल रहे हों। वो आवाज जो रिया बोल रही थी, जब तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं। ये कहते हुए मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और फिर अपने हाथों से मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उस वक्त हम दोनों शराब के नशे में थे और एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रहे थे। वहीं रिया की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो भयानक आवाज में रिया फिर बोली, बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी तो तुझ में समा जाने का मन है। ये कहते हुए रिया मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी और मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा था। अब हम दोनों अर्धनग्न हालत में थे। अब मैंने रिया को अपने गले लगा लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे रिया के हाथ के नाखून मेरी पीठ में चुभ रहे हों। ये महसूस होने पर मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे नाखून मेरी पीठ में इस तरह अंदर समाते जा रहे थे कि मुझे काफी तकलीफ सी होने लगी। अब मैंने अपने आप से रिया को थोड़ा अलग किया
और फिर उसकी तरफ देखा, जो अजीब तरीके से मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए यह देखकर थोड़ा अजीब लगा तो रिया मेरी तरफ देखते हुए उसी आवाज में बोली, क्या हुआ? यह सुनकर मैं सोचने लगा कि रिया इस तरह क्यों बोल रही है, लेकिन फिर सोचा कि शायद मैं नशे में हूं, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा, और रिया भी तो शराब के नशे में है, इसलिए आवाज थोड़ी चेंज तो हो ही जाती है। ऐसे में उसकी तरफ देखकर मैं बोला, कुछ नहीं। ये कहते हुए मैं और रिया फिर एक दूसरे में समा गए। उस रात रिया की हरकतें देखकर, उसकी तड़प और बेचैनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पाने के लिए, वासना के लिए बहुत तड़प रही हो, क्योंकि वो लगातार मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रही थी और अश्लील शब्द बोल रही थी। यह सुनकर मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि जितना मैं रिया को जानता था, रिया ऐसी लड़की नहीं थी। शायद विवाह से पूर्व वो एक शर्मीली लड़की थी, परंतु अब तो हमारा विवाह हो चुका था। ऐसे में उसके साथ ऐसा व्यवहार देखकर भी मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। उस रात फिर से हम दोनों सो गए। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, तब मुझे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, किंतु जब आवाज और तेज होने लगी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने बगल में देखा तो वहां रिया नहीं थी। यह देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। तभी बाथरूम से कुछ आवाज आई तो मैंने सोचा कि रिया शायद बाथरूम में होगी। अब मैंने बाथरूम की ओर देखा तो वहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यह देखकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने सामने लगी हुई घड़ी पर दृष्टि डाली तो रात का 1 बज रहा था। रिया इस समय नहा रही थी। यह विचार कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। बाथरूम से तेज शावर के पानी की आवाज आ रही थी। तभी मैं बाथरूम की तरफ जाता, उससे पहले ही बाथरूम का दरवाजा खुला और रिया बाहर आई तो देखा वो पूरी तरह नग्न हालत में थी। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। फिर मैं उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी हॉट और रोमांटिक हो। यह सुनकर मेरे पास आकर रिया मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और फिर मेरे कान के पास आकर धीरे से उस भारी आवाज में बोली, पता तो आपको अभी तक बहुत कुछ नहीं है। यह कहकर मेरी तरफ देखा। उसकी ऐसी आवाज सुनकर मुझे काफी हैरानी हो रही थी कि इसकी आवाज को क्या हो गया। माना पहले तो हम दोनों नशे में थे, लेकिन अब तो नशे में नहीं है, फिर भी ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही तभी वो मुझे किस करने लगी, जैसे उसे अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं था। उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। वो मेरे होठों पर किस करते हुए मेरी गर्दन पर किस करने लगी। अब मैं पूरी तरह उसमें खो गया। उसके हाथों के नाखून जो फिर से मेरी पीठ में चुभ रहे थे और दर्द दे रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक मेरी गर्दन में मुझे एकदम दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई नुकीली चीज मेरी गर्दन में चुभ गई हो। यह महसूस होते ही मैं रिया को अपने आप से अलग करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो रिया? यह कहते हुए मैंने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो उसमें खून निकल रहा था। यह देखकर मैं हैरानी से रिया की तरफ देखा, जो गुस्से में मुझे घूरे जा रही थी और खून उसके दांतों और होठों पर लगा हुआ था। यह देखकर मैं उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अब रिया ने मेरी तरफ गुस्से में घूरकर देखा और फिर से मेरी गर्दन की तरफ बढ़ी तो मैंने उसे थोड़ा धक्का दे दिया और बोला, ये क्या हरकत है रिया? ये देखकर रिया जैसे गुस्से में भड़क उठी और गुस्से में मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे मुझे। उसकी आवाज उस समय पूरे कमरे में गूंज रही थी। वैसे मैं कभी भूतों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज उसकी आवाज सुनकर और उसकी ऐसी हरकतें देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी मेरी नजर सामने के शीशे पर गई, जहां रिया की परछाई की जगह उस लाल साड़ी वाली लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी, जो गुस्से में मुझे देख रही थी और काफी भयानक लग रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं कभी रिया को देख रहा था तो कभी उस लड़की को देखते जा रहा था। ऐसे में अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी आंखों के सामने रिया की बॉडी खड़ी है, जबकि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। मैं यही सोच रहा था तभी रिया मेरे ऊपर झपट पड़ी, जैसे वो मेरा खून पीना चाहती हो। मैं उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिया में ना जाने कितनी ताकत आ गई थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने उसे जोर का एक धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। तभी अचानक रूम की लाइट जल्दी जल्दी बंद और चालू होने लगी। कमरे में रखा हुआ सामान अपने आप ही, वहीं कुछ देर पहले जो कमरे की लाइट बंद और चालू हो रही थी,
वो पहले की तरह नॉर्मल होकर जलने लगी थी। सामान भी अपनी जगह पर था और पूरे कमरे में अब सन्नाटा छाया हुआ था। अब मैंने घबराते हुए जल्दी से रिया की तरफ देखा, जो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर मैंने जल्दी से रिया को संभाला, उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटाकर जल्दी से उसे कपड़े पहनाए। मुझे अब उस लड़की की बात याद आ रही थी जिसने मना किया था कि गलती से भी गार्डन की तरफ की खिड़की या बालकनी मत खोलना। ये याद आते ही और जो मैंने देखा था उसे देखकर मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने वो गार्डन की तरफ की खिड़की खोलकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे होटल में न जाने कितने लोग चिल्ला रहे हों। अब मैं काफी घबरा गया और मुझे एक अनहोनी का डर सताने लगा। मैं वहां से रिया को लेकर जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहता था, लेकिन रिया अभी बेहोश थी। उसे होश में लाना जरूरी था, इसलिए मैं जल्दी से रिया को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तभी जोर जोर से कभी बालकनी की तरफ का गेट खटखटाने की आवाज आने लगी, तो कभी रूम का गेट खटखटाने की आवाज आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे बाथरूम में तेज आवाज में नल से पानी गिर रहा हो, तो कभी बाथरूम का गेट कोई अंदर से खटखटा रहा हो। कभी खिड़की की तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि पूरा कमरा गूंज रहा था। बड़ी ही भयानक आवाजें थीं। अचानक ये सब कुछ होता हुआ देखकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। एक अनहोनी का डर लगातार सताए जा रहा था। अब मैं अपने भगवान को याद करते हुए सोचने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक मुझे अपनी बालकनी में न जाने एक साथ कितने सारे साए खड़े हुए दिखाई दिए। ये देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मुझे रिया के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने रिया की तरफ देखा। शायद वो होश में आ रही थी। ये देखकर मैं उसके पास बैठकर जल्दी से घबराते हुए बोला, रिया, जल्दी से आंखें खोलो रिया। तभी रिया ने आंखें खोलकर देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। तभी वो मुझे इस तरह परेशान देखकर बोली, क्या हुआ, आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके बारे में शायद उसे कुछ याद नहीं था। ये देखकर मैं हड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तब रिया बोली, वो रात को पानी पीने के बाद जब बाथरूम गई थी ना, और जब चेंज करके वापस आई थी ना, उसके बाद से ही कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है, जब बाथरूम में गई थी तो जैसे ही बाथरूम का नल खोला था तो वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ये सुनकर मैं डर गई थी, तो अचानक सारी आवाजें आना बंद हो गई। ये देखकर मैंने सोचा शायद मेरे मन का कोई भ्रम होगा, और मैं जल्दी से जैसे ही बाहर आई तो अचानक मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब पीछे की तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं तुम्हारी तरफ आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर को एक झटका लगा हो और मैं बेहोश होने वाली हूँ। उसके बाद कुछ याद नहीं है। रिया अपने सिर पर हाथ लगाए कुछ याद करने की कोशिश करते हुए बोली। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इसका मतलब वो आत्मा रिया के शरीर में उस वक्त सच में ही प्रवेश कर गई थी, और मेरे और रिया के बीच जो कुछ हुआ वो मेरे और रिया के बीच नहीं, उस आत्मा के और मेरे बीच हुआ था। मैं यही सोचता जा रहा था। अब मुझे परेशान देखकर रिया बोली, कोई बात है क्या? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। मैं अभी बोल नहीं रहा था कि अचानक गार्डन की तरफ से किसी लड़के के जोर जोर से रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो रो रही थी और किसी दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रही थी। ये सुनकर रिया हैरान रह गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये कैसी आवाज है? वैसे मुझे तो समझ में आ गया कि जरूर वो लाल साड़ी वाली लड़की की आत्मा कोई नया छलावा कर रही है, क्योंकि मैं इतनी देर से उनका काफी छलावा देख चुका था। लेकिन रिया को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर रिया मेरी तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, आरफ, आखिर इतनी रात गए कौन गार्डन में रो रहा है और चिल्ला रहा है? अब रिया की बात सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, क्या पता किसकी आवाज है, लेकिन तुम परेशान मत हो, होगी कोई आवाज, हमें इससे क्या मतलब है? ये सुनकर रिया बोली, कैसे मतलब नहीं है? शायद कोई लड़की प्रॉब्लम में हो, हमें देखना तो चाहिए। ये कहकर मैं बोला, नहीं, तुम रहने दो। लेकिन रिया वहां से खड़े होकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, मुझे देखना है कि इतनी रात गए आखिर कौन लड़की रो रही है और चिल्ला रही है। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें हेल्प तो करनी चाहिए ना। अब उसे इस तरफ जाते हुए देखकर मैं उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, रिया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे होगा कोई, हमें इस बात से क्या लेना देना? लेकिन रिया बोली, ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? हो सकता है कोई लड़की किसी प्रॉब्लम में हो, हमें मदद तो करनी चाहिए ना। ये कहकर मेरी बात बिना सुने ही उसने बालकनी का दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही बालकनी का दरवाजा खुला वैसे ही एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। मैं भी रिया को रोकने के लिए उसके पीछे ही चला गया।
तभी मैं और रिया ने बालकनी में जाकर देखा कि गार्डन में वही लाल कलर की साड़ी वाली लड़की जोर जोर से गार्डन में दर्द से तड़पते हुए रो रही थी, चिल्ला रही थी। जब ध्यान से देखा तो उसकी हालत हमें ठीक नहीं लग रही थी। उसके कपड़े इधर उधर से फटे हुए थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शरीर पर भी जगह जगह चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को बुरी तरह नोचा गया था। रिया उसकी हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई और बोली, आरफ देखो ना वो लड़की कितनी परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं रिया को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, रिया प्लीज तुम समझो, ये लड़की हमें नहीं करनी चाहिए उसकी मदद। वहीं मेरे साथ कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करके मैं अपने आप से बोला, ये तो एक आत्मा है। ये मैं सोच ही रहा था कि तभी गार्डन में रो रही लड़की ने घूरते हुए हमारी तरफ देखा और अचानक उस लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। वो अब अजीब मुस्कान के साथ हमारी तरफ देखने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। उसके दांत काफी लंबे, नुकीले और काले हो गए और चेहरा एकदम सफेद हो गया। आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गईं जो काफी डरावनी लग रही थी। बाल काफी उलझे हुए लग रहे थे और पूरा शरीर ही बदल गया। हाथ के नाखून काफी बड़े थे। कुछ ही देर में वो पूरी तरह बदल गई। अब हमारी आंखों के सामने एक भयानक चुड़ैल थी। ये देखकर रिया बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, आरफ ये सब कुछ क्या है। अब रिया को इस तरह घबराते देखकर, उसकी हालत देखकर मैंने रिया को संभाला और बोला, तुम घबराओ मत, हम लोग यहाँ से अभी कहीं दूसरी जगह जाएंगे। हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। रिया चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा तो रिया हैरानी के साथ घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम लोग वहां से जाने लगे। लेकिन हमारे पैर तो जैसे एक जगह ही जम गए हों। हम चल नहीं पा रहे थे। ऐसे में हमने डरते हुए वापस गार्डन में बैठी उस चुड़ैल की तरफ देखा जो हमारी तरफ ही देख रही थी। वैसे वो जिस तरह हमें देखते जा रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी हमें खा जाएगी। ये देखकर मैं और रिया बहुत घबराने लगे। तभी गार्डन में बैठे हुए ही उसने हमारी तरफ घूर कर देखा और मुस्कुराने लगी। वैसे हमारा कमरा चौथी मंजिल पर था और गार्डन हमसे नीचे था, लेकिन जैसे ही उसने हमारी तरफ झपट्टा मारा तो हमारी चीख निकल गई। वहीं गार्डन में जो लाइट जल रही थी वो बंद और चालू होने लगी। चारों तरफ चीखों पुकार मच गई। अब गार्डन की तरफ देखने की हमारी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी घबराते हुए हमने नीचे की तरफ देखा तो वो चुड़ैल नीचे दीवार पर जानवरों की तरह चलकर हमारी तरफ आ रही थी। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। हम भगवान को याद करने लगे। उस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ऐसे में अब हमें महसूस हुआ कि हम चल सकते हैं, तो हम दोनों भागते हुए अंदर कमरे में आ गए। अब जैसे ही कमरे में आए तो देखा कि वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। रिया मेरा हाथ पकड़े थर थर कांपती जा रही थी। वो बहुत घबरा गई थी। तभी वो चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर हम अपने कदम पीछे की तरफ करने लगे। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखते हुए इस भयानक और डरावनी आवाज में बोली, तुम्हारा खून सच में बड़ा टेस्टी है, मुझे पीना है, पीने दो ना। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अब घबरा गया और रिया के भी होश उड़ गए। तभी हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे तो उस चुड़ैल ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि उसका हाथ देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। वो बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जो रूम का गेट था वहां तक उसका हाथ आ गया था। ये देखकर हम थर थर कांपने लगे। अब वो चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ने लगी तो रिया रोते हुए बोली, क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो, हमें जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ये कहते हुए रिया घबराई जा रही थी और मैं रिया का हाथ पकड़े हुए था। तभी अचानक हवा के झोंके से वहां रखी हुई कांच की बोतल गिर गई। जैसे ही उस कांच की बोतल के गिरने की आवाज आई, उस चुड़ैल के कदम जैसे रुक गए। ये देखकर हमें हैरानी हुई, लेकिन तभी हमने जल्दी से गेट खोला और वहां से जैसे ही भागने लगे तो वो चुड़ैल जिसे हम कमरे में छोड़कर आए थे, न जाने अचानक फिर हमारी आंखों के सामने आ गई। वैसे अब तक हमें ये तो समझ में आ गया था कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। यहाँ पर चुड़ैल और भूत पिशाच हैं, लेकिन अब बात ये थी कि यहाँ से अपनी जान बचाकर कैसे जाएं। उस वक्त अपनी आंखों के सामने उस चुड़ैल को देखकर हम दोनों घबरा रहे थे और ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी होटल में छत में ऊपर की तरफ जो लाइट लग रही थी, वो जैसे जैसे वो चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एक एक कर टूट कर नीचे गिरती जा रही। क्योंकि इस समय लिफ्ट में जाना खतरे से खाली नहीं था। उस वक्त हमें जैसे किसी चीज का होश नहीं था। हमें तो बस अपनी जान बचानी थी। ऐसे में जैसे ही हम नीचे आए तो यहाँ से हमने चाबी ली थी। वो लड़की भयानक आवाज में हमारी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इस वक्त। ये सुनकर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि इस समय हमें यही लग रहा था कि पता नहीं वो चुड़ैल किस रूप में यहाँ आ जाए और ये जो स्टाफ यहाँ पर है ये इंसान है या कोई आत्मा है। ऐसे में हमें अपनी जान बचानी थी और हम वहां से भागने लगे, लेकिन तभी स्टाफ के जो लोग थे उन्होंने आकर हमें घेर लिया।
जब हमने उनके चेहरे की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए। हर किसी का चेहरा तेजाब से जला हुआ था। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए। रिया तो घबराते हुए रो रही थी। तभी उसका हाथ पकड़कर मैं वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चारों तरफ से उन्होंने हमें घेर लिया था। वहीं हमने देखा कि धीरे धीरे उस लाल साड़ी वाली लड़की की तरह जो स्टाफ के लोग वहां पर थे, उनकी भी सूरत बदल गई थी। अब वे काफी भयानक नजर आ रही थी। उनका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, दांत काफी लंबे थे, नाखून काफी नुकीले और खतरनाक थे, पूरा शरीर सड़ा गला सा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और हमें होटल के बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ करा रहे हों। डर के मारे मेरी और रिया की हालत खराब हो गई। हम जैसे ही बालकनी की तरफ भागे, तभी हमें लगा कि फर्श के नीचे से किसी ने हमारी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश की। हम दोनों चीख पड़े और पीछे देखा तो फर्श की दरार से एक जला हुआ काला हाथ बाहर निकल रहा था, जो हमें खींचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए और हमें समझ आ गया कि हम जिस होटल में फंसे हैं वो सिर्फ चुड़ैल का नहीं बल्कि कई आत्माओं का कैद खाना है। अब वहां पर हमें सिर्फ चुड़ैल और पिशाच ही नजर आ रहे थे। ये देखकर हम बहुत ज्यादा डरने लगे थे। उस वक्त चारों तरफ हम दोनों खुद को चुड़ैल और पिशाचों से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। वे लोग खा जाने वाली नजरों से देखते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे और फिर जोर जोर से अजीब तरीके से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से पूरा होटल गूंज रहा था। अब हम दोनों को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगी थी। जीने की उम्मीद तो हमने छोड़ दी थी, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि शायद हम अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है तो एक अलग ही रास्ता खोल देता है। शायद यही हमारी किस्मत में था। उस वक्त हम दोनों घबराए हुए एक साथ खड़े थर थर कांपते जा रहे थे। तभी हमने एक तरफ देखा जिस तरफ से कोई भी चुड़ैल पिशाच हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा था। ये देखकर हम सोचने लगे कि इस तरफ से भाग कर जाएं, लेकिन काफी बड़ा होटल था। ऐसे में खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। तभी उस तरफ से हमें कुछ सीढ़ियां नजर आईं जो शायद एक अलग ही माले पर जा रही थीं। ये देखकर मैंने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उन सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया और उन पर चढ़ता ही चला गया। अब हम लोग एक छत पर आ गए थे। जहां आकर हमने देखा तो एक खुली हुई थोड़ी सी छत थी। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम घबराते हुए चारों तरफ देखने लगे। उस होटल को छोड़कर पास में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वहीं उस होटल की लाइट भी बंद चालू हो रही थी। हमें तो हर तरफ अपनी मौत ही नजर आ रही थी। ऐसे में अपने आप को कैसे बचाएं, ये सोचकर पास में एक बड़ा सा गमला रखा हुआ था। मैं रिया को लेकर वहां छुपकर बैठ गया, लेकिन भूल गया था कि चुड़ैल और पिशाचों से हम छुप नहीं सकते। वे लोग तो धरती के नीचे भी देख सकते हैं। वैसे इस समय हम कितने घबराए हुए थे, हमसे बेहतर कौन जान सकता था। हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी हमें उन चुड़ैल और पिशाचों के आने की आहट सुनाई देने लगी। हम देख रहे थे कि हमारे सिवाय यहाँ कोई भी जीता जागता इंसान नहीं था। अगर वो चुड़ैल और पिशाच चाहते तो हमें पल भर में ही मार सकते थे, हमारा खून पी सकते थे, हमें नोचकर खा सकते थे। लेकिन शायद वे लोग भी हमें तड़पाना चाहते थे, हमें तड़पा तड़पा कर मारने की सोच रहे थे। इसलिए तो हमें इस तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक उस चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और बिना छुए ही वो गमला हवा में उठकर नीचे गिर गया। ये देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा गए। जैसे ही मैंने उस चुड़ैल की तरफ देखा तो एक मेरी सांस गले में ही अटक गई थी। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा खून बड़ा टेस्टी है, पीने दो, मुझे पीना है। ये कहते हुए उस भयानक आवाज को निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मैं उठ खड़ा हुआ और रिया का हाथ पकड़े हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा और वो चुड़ैल हमारी तरफ आने लगी। ये देखकर हम लोग तो घबरा ही गए थे। साथ में जो बाकी की भूतिया आत्माएं थीं, वे जोर जोर से रोने लगीं, जिसकी वजह से पूरा माहौल काफी डरावना हो गया था। तभी वो चुड़ैल फिर से मेरी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, पिलाओ ना मुझे अपना खून, बहुत टेस्टी है तुम्हारा खून। ये देखकर और ये सुनकर तो मैं और रिया बहुत घबरा गए थे। तभी हम अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हुए छत के किनारे पर आ गए। तो हमने पीछे की तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे जंगल है, खेत है या फिर कोई रास्ता है। वैसे भी हम काफी ऊंचाई पर थे। ऐसे में क्या करें? अपनी मौत तो हमें हमारी आंखों के सामने उस चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी।
पीछे भी मौत थी। पता था कि अगर गिर गए तो इतनी ऊंचाई से जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उस चुड़ैल के हाथों तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि यहां से कूद कर मर जाएं। उस वक्त हम दोनों ने यह सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ छलांग लगा दी। उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। सुबह जब होश आया तो अपने आप को एक पेड़ की शाखाओं पर लटका हुआ पाया। नीचे जब देखा तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और हम दोनों एक पेड़ में अटके हुए थे। हमें होश में आते देखकर उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से हम दोनों को पेड़ से उतारा। उस वक्त हमें उन लोगों के रूप में भी वही भूत पिशाच चुड़ैल नजर आ रहे थे और हम डर की वजह से घबराते जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, घबराओ मत तुम दोनों, हम तो इंसान हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हम उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वही रात वाली भयानक आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी और हर पल ये डर सता रहा था कि कब वे लोग अपने नाखूनों से हमें, अपने दांतों से हमें नोचकर मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी एक आदमी की आवाज सुनकर हमें अपने ख्यालों से बाहर आए। वो आदमी कह रहा था, कौन हो भाई और कहां के रहने वाले हो? लेकिन हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। अब दूसरा आदमी बोला, अरे वे दोनों बेचारे कितने घबराए हुए हैं, मौत के मुंह से निकल कर आए हैं और तुम ये पूछने में लगे हो, उन्हें थोड़ी तसल्ली तो मिलने दो। ये कहते हुए वो लोग हमारे पास आकर इकट्ठा हो गए और हमारी तरफ देखने लगे, लेकिन घबराहट की वजह से हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी एक औरत रिया का हाथ पकड़ने लगी तो रिया घबराते हुए चिल्लाने लगी। तभी वो औरत बोली, अरे घबराओ मत बेटी, हम कोई भूत नहीं है। ये कहते हुए वे लोग हमें लेकर आए और कुछ ही दूरी पर आकर हमें एक बड़े से पत्थर पर बिठाया। उस वक्त डर की वजह से हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी मुझे किसी भी खूबसूरत नौजवान को देखती तो उसे पाने के लिए पागल हो जाती थी। वैसे उस कारोबारी ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन शायद वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने पति से, यानी कि उस कारोबारी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफी डिफरेंस था। वो औरत जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, लेकिन कहते हैं कि देखने में बिल्कुल 20 साल जैसी ही लगती थी, और उसके पति की उम्र 50 साल के आसपास थी। केवल पैसों के लिए उस औरत ने अपने पति से शादी की थी। पैसे तो उसे मिल गए, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी वासना की पूर्ति कर सके। इसलिए वो पराये मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाने लगी। ऐसे में उसकी ऐसी घटिया हरकतें देखकर वो कारोबारी बहुत परेशान हो गया। लेकिन शायद उस कारोबारी की कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे पा रहा था। ऐसे में एक दिन किसी काम से वो लोग इधर की साइड आए हुए थे और इस होटल में रुके। अगले दिन अपने किसी काम से वो कारोबारी चला गया। उसके जाने के बाद उस औरत ने होटल के ही एक वेटर को रुपयों का लालच दिया और अपने साथ अपनी वासना के लिए बुला लिया। लेकिन वो तो हवस और वासना की बहुत भूखी थी। सारा दिन ऐसी घटिया हरकत करने के बाद भी रात को उसने उसी वेटर को वापस अपने पास बुला लिया। और तभी रात के लगभग 11 बजे के आसपास अचानक वो कारोबारी वापस लौट आया, जिसकी उसकी पत्नी को उम्मीद तक नहीं थी कि वो वापस लौट आएगा। इसलिए वो तो अपनी अय्याशियों में व्यस्त थी। वहीं कारोबारी भी बिना कोई कॉल मैसेज किए वापस आ गया था। वैसे उसके पास अपने रूम की दूसरी चाबी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर उसका चेहरा गुस्से से तिल मिला उठा, क्योंकि इससे पहले तो उसे अपनी पत्नी पर सिर्फ शक था और लोगों के मुंह से उसने बातें सुनी थी, लेकिन आज तो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया था। वहीं अपने पति को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी पत्नी के तो होश उड़ गए। अपनी हालत को देखकर वो अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करने लगी। वहीं जो वेटर उसके साथ था वो घबराकर नग्न हालत में ही वहां से भाग गया। ये देखकर उस कारोबारी की